Hello students, I hope you are doing well. So today we are going to discuss about the second chapter of political science. I have already done the first chapter, that is the era of Cold War, and that is deleted by the CBSE. सो अभी हम सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं और ये हमारे सिलेबस का एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी क्या है और लास्ट चैप्टर के अंदर में हमने क्या देखा था उसको एक क्विक ब्रीफ लेकर के, और उसके बाद में फिर हम सेकेंड चैप्टर पर आते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका वो कोल्ड वॉर एरा के बारे में बताता है कि कोल्ड वॉर एरा था क्या, और कोल्ड वॉर एरा के अंदर में क्या क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमारे कंट्री में या दुनिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया की का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो किस तरीके से चेंज हुआ था, और इस चेंज हुए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में किस तरीके से यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड एक डोमिनेटिंग पावर के तौर पर दुनिया की पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं, और कैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा रहा था। बट अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट की एक कह लो कि समझदारी की वजह से ये दुनिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं देखा, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से टल गया। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी चैप्टर में पहले ही देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड चैप्टर किस पर बेस्ड है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी देखा था कि जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तो उस टाइम पर किस तरीके से इंडिया ने अपना रोल प्ले किया था नॉन अलाइन मूवमेंट बना करके, और थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उनका एक तरीके से उनकी आवाज़ को दुनिया के इंस्टीट्यूशंस पर, दुनिया के फॉरम्स पर रख करके किस तरीके से सपोर्ट किया था नैम ग्रुप क्रिएट करने के साथ में। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने भी बात की थी कि किस तरीके से कुछ मेजर ट्रेटीज हुई थी आर्म्स कंट्रोल को लेकर के। आपको पता है कि जो कोल्ड वॉर का एरा था वो एक ऐसा एरा माना जाता है जहां पर वेपनाइज वर्ल्ड, पूरा जो वर्ल्ड था वो वेपनाइज हो चुका था ऑलमोस्ट, या कह लो कि एक होड़ लगी हुई थी, एक स्ट्रगल लगा हुआ था, एक कंपटीशन लगा हुआ था कि कौन सा कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन को कैरी करता है। तो इसीलिए जितनी सुपर पावर्स थी उनके बीच में एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है, और कई सारे एग्रीमेंट हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, जैसे एनपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, एलटीबीटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो यूएस और यूके और यूएसआर वगैरह के बीच में साइन हुआ था। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, और सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर की, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब आपको पता है कि बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है। सबसे पहले बाइपोलैरिटी को समझने से पहले हम कहें कि बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है। तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर में जब दो पावर्स मौजूद हों, अर्थ, आपने अर्थ का कभी वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, अर्थ का मैप देखा है ना, तो उसके अंदर में आप देखोगे अर्थ के दो पोल्स हैं, एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यानी दो दो ध्रुव हैं, दो हिस्से हैं, और दोनों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड में है। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स के अंदर में बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में दो कंट्रीज, यानी जो दो कंट्रीज हैं ये क्या करें, दो कंट्रीज एक तरीके से आपस में उनकी आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है या आइडियोलॉजिकल जब कंपटीशन की वजह से क्या हो कि दुनिया का ग्रुप्स, दुनिया की कंट्रीज दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 1945 के अंदर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के साथ में क्या हुआ कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक टेंशन स्टार्ट हो गई। लेकिन असल में देखा जाए तो टेंशन का रीज़न क्या था ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आइडियोलॉजी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी इंसान के लिए, आइडियोलॉजी या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आइडियोलॉजी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही क्या देखने को मिलता है कि जब सोवियत एज अ कंट्री बनाया गया था 1917 के अंदर में, तब ये किस पिलर पर बनाया गया था, यानी कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी सोच क्या थी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सोवियत यूनियन बनाया गया था, उस सोवियत यूनियन को बनाने के पीछे का जो लॉजिक था, इनका मेन जो लॉजिक था वो कार्ल मार्क्स के आइडिया से आ रहा था। और कार्ल मार्क्स एक ऐसे स्टेट के फॉर्मेशन की बात करता है जहां पर एक तरीके से सब कुछ जो कंट्रोल्ड हो वो या तो स्टेट का हो या तो कम्युनिटी का कंट्रोल हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उस आइडिया से जो प्रभावित था, और
कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म दुनिया की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, दुनिया की क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। और इसीलिए वो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। कौन लोग? जो सोशलिस्ट लोग होते हैं। अभी इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, ये इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। देखो, इगैलिटेरियन सोसाइटी उस सोसाइटी को कहा जाता है जहां पर जो जिस तरीके से काम कर सकता है उसको उस तरीके से काम देना, और जो उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गिव वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं। वहीं इसके अपोजिट अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म बोलता है कि इंडिविजुअल्स लीव अलोन, यानी इंसान को, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के अंदर में सरवाइव करेगा। स्टेट को जरूरत नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट स्फेयर के अंदर में इंटरफेयर करे। सो बेसिकली जो कैपिटलिज्म होता है वो लेसर स्फेयर की पॉलिसी में बिलीव करता है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, या फिर जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो उसके मेन लीडर थे वो कौन थे? ये व्लादिमीर लेनिन थे। अब लेनिन फाउंडर थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये लीडर थे रशियन रेवोल्यूशन के जो 1917 के अंदर में हुआ था। और न केवल इन्होंने रेवोल्यूशन किया था बल्कि इन्होंने लीड भी किया था 1917 का जो रेवोल्यूशन यूएसएसआर के अंदर में हुआ था। और ये पहले ऐसे कह लो सुप्रीम लीडर या प्रेसिडेंट भी बने थे, कहाँ के? यूएसएसआर के 1917 के अंदर में। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब सवाल यह है कि सोवियत सिस्टम क्या था? तो सोवियत सिस्टम को अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो सोवियत सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर सब कुछ जो था वो स्टेट कंट्रोल था। स्टेट जो था वो हर चीज को क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट की अथॉरिटी जो थी वो सुप्रीम अथॉरिटी थी, और रिसोर्सेज जो थे वो सब कुछ कंट्रोल कौन करता था? खुद स्टेट करता था। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस वाज डिसाइडेड बाय द स्टेट इटसेल्फ। तो कोई दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दूसरा कोई पावर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जो स्टेट के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ही सेंट्रलाइज था, और एक ही पार्टी जो थी उसको क्या कर रही थी? लीड कर रही थी। कोई एक लीडर ही हुआ हमेशा वहां पर हुआ करता था। ठीक है, जबकि आप देखोगे इसके अपोजिट में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो होता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर में हमें देखने को मिलता है कि जो लोगों का एक तरीके से बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसको फुलफिल करने का काम सरकार का नहीं होता है, जैसे यूएसएसआर के अंदर में था। वहां पर क्या होता है कि स्टेट होगा वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये चीजें डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। तो एक जो है वो कह रहा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस डिसाइडेड बाय स्टेट, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। और अगर ये कहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस डिसाइड बाय whom, तो कहता है अगर मार्केट यहाँ पर अगर बात आती है, अगर मार्केट का नाम लिया जाता है तो फिर क्या माना जाएगा कि मार्केट जो होगा तो उसको हम कैपिटलिज्म बोल देंगे। तो जहां पर कैपिटलिज्म होगा वहां पर ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? खुद मार्केट डिसाइड करती है। तो इसीलिए हमें ये बात समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक तरीके से सोवियत सिस्टम था वो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, एक सेंट्रलाइज इकोनॉमी था। दूसरे शब्दों में मैं अगर आपको बताना चाहूं, मैं एक ये देखो आपके सामने एक ये बनाता है मैप, ये बॉक्स है, एक बॉक्स ये हो गया और दूसरा बॉक्स क्या हो गया? ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या डिफरेंस नजर आता है? अगर इसको हम ध्यान से देखें, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है? क्लोज्ड है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये क्या है? यहां से ओपन है। तो यही डिफरेंस है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं उनको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? फ्री फ्लो में बिलीव करती है, यानी कि वो वहां पर सामान आ भी सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज आ भी सकती हैं फ्रीली, और फ्रीली मूव भी कर सकती हैं। सो बेसिकली कैपिटलिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट करता है, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, मार्केट के जो क्या बोलते हैं सुपीरियरिटी को सपोर्ट करता है। जबकि यहाँ पर जो सोशलिज्म होता है वो स्टेट को प्रमोट करता है, ना कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है
कि जहां पर एक तरफ यूएसए के अंदर में R&D पर ज़्यादा पैसा खर्च होता था, तो जहां यूएसए एक तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करता था, तो वहीं दूसरी तरफ हमें सोवियत सिस्टम के अंदर में भी देखने को मिलता है कि उनकी भी इकॉनमी जो थी वो किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं थी। वो अपने डेवलपमेंट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे और पिन से लेकर के और जो जहाज़ तक का था सब कुछ सामान वहीं पर बनाया जाता था, यानी कि उनकी कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में ही बनाया जाता था। इसके अलावा जो कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म के अंदर में आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कैपेबल हो तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए कोई सरकारी गारंटी नहीं होती है। लेकिन सोवियत सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं था। सोशलिज्म के अंदर में हर किसी को एक तरीके से काम करने का अधिकार दिया था और वहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर सोवियत यूनियन। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जहाँ पर सोवियत यूनियन का सीधा सा ये मानना था कि अगर स्टेट है, स्टेट ही सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से मोबिलाइजेशन कर सकता है और जो रिक्वायर्ड जो लोग हैं जिनकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को अगर आपको देना है, प्रोवाइड कराना है, तो सही तरीका यही होगा कि स्टेट मस्ट इंटरफेयर इन द पर्सनल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। और स्टेट को क्या करना चाहिए कि वो सभी रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करें, जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं माना जाता है। अब होता क्या है, आगे की कहानी अगर हम बात करें तो 1917 के अंदर में क्या बनता है, यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है और 1991 तक ये रहता है। अब उसके बीच में और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन अब सीधा हम जंप करते हैं 1991 की कहानी पर, यानी इसके डिसइंटीग्रेशन की कहानी पर। डिसइंटीग्रेशन की कहानी पे अगर मैं आऊँ तो उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ 1985 के अंदर में हुए यूएसएसआर के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी का इलेक्शन। कम्युनिस्ट पार्टी का इलेक्शन होता है 1985 में और जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्या बन जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी 1985। और इस वजह से क्या होता है कि उन जो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं ना, तो जब वो सेक्रेटरी बने तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था। लाइक उन्होंने कहा था कि मैं कुछ इस कंट्री के अंदर में रिफॉर्म्स लेकर के आऊँगा, ठीक है, रिफॉर्म्स लेकर के आऊँगा और मैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ में एक रिलेशन अपना सही करूँगा, सही रिलेशन को ख़राब जो कर रखा है पिछले टाइम से उन सब चीज़ों को यहाँ ठीक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से देखने को मिलता है कि वो एक चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव को जीतने के बाद में वो 3 तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनकी पार्टी के जो रेडिकल मेंबर्स थे ना, रेडिकल लोग जो थे, वो ये कहते हैं कि भैया आपने तो हमें ये वादा किया था कि हम जो रेडिकल लोग होते हैं वो रेडिकल लोग एक तरीके से इन मिखाइल गोर्बाचेव पर एक फोर्स डालते हैं। फोर्स क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि आपने तो ऑल टुगेदर यूएसएसआर के सोवियत सिस्टम को ही चेंज कर दिया। मैंने आप तो यहाँ के मंत्री क्या बने, मैंने मिनिस्टर क्या बने और आपने सब कुछ चेंज कर दिया। इतने जल्दी रिफॉर्म लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इनके हिसाब से, ठीक है, जो रेडिकल लोग थे उनके हिसाब से। वहीं दूसरे लोग थे जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, एक तरीके से पॉपुलराइज किया था मिखाइल गोर्बाचेव को, जो इनके रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी उस पर सपोर्ट करते थे। उन लोगों का आरोप इन पर यह था कि जो क्या बोलते हैं, आपने जो रिफॉर्म करना शुरू किया है ना वो बहुत ही स्लो है। तो एक कह रहा है कि बहुत तेज है, एक कह रहा है कि बहुत स्लो है, और इस चक्कर के अंदर में क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव फंस जाते हैं। इसके अलावा इनको कई बार ये भी कहा गया कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में इन्होंने अच्छे रिलेशन रखे, तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न ट्रैप को समझ नहीं पाए कि शायद वेस्टर्न ट्रैप ये चाहता था, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था कि यूएसएसआर जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाए, और ये इस चीज़ को समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इनका रिफॉर्म था जिसको हम ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका बोलते हैं, जो ओपननेस की पॉलिसी की बात करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जब वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, 2 प्रॉमिस किए थे उन्होंने कि भाई वो क्या करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड से जो उनके रिलेशन है उसको मेंटेन करेंगे। इसके अलावा वो रिफॉर्म लेकर के आएंगे जो इंडिविजुअल राइट को प्रमोट करता है, वगैरह वगैरह। अब होता यूं है कि मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज की वजह से क्या होता है कि कंट्रीज जो थी उनको थोड़ा सा ना, जब वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में रिलेशन यूएसएसआर के अच्छे हुए तो वहाँ के लोगों को ना कुछ एहसास हुआ। एहसास क्या हुआ, उन्होंने कंपैरिजन करना सीख लिया, क्योंकि उससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इनकी इकोनॉमी व्यवस्था सब कुछ क्या थी, क्लोज थी। जैसे चाइना हमारे लिए एनोनिमस कंट्री है, चाइना के बारे में क्या हमें बहुत सारी जानकारी है क्या,
आई मीन जो इसको डीप रिसर्च करने जाएंगे तो फिर ऑफकोर्स मिल जाएगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना के बारे में शायद हमारे पास में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जितनी कि लाइक यूरोप के लिए मिल जाएगी आपको, लाइक जर्मनी की मिल जाएगी ना, जैसे लाइक आपको इटली की मिल जाएगी, अफ्रीकन कंट्रीज की मिल जाएगी, या कोई भी कंट्री हो, बाकी इवन चाहे वो वेस्ट एशियन कंट्रीज है, सऊदी अरब हो, दुबई हो, माने यूएई वगैरह हो, तो इन सबके यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक तरीके से मिल जाएगी। लेकिन चाइना की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज कंट्री है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चीज की जो यूएसएसआर था वो भी एक तरीके से क्लोज था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म किया तो उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि लोगों को ये एहसास हुआ कि यार हमारे साथ तो इतने समय से धोखा हो रहा था, हमें तो ये बताया जाता कि वी आर द सुपर पावर इन दिस इन दिस पॉलिटिकल गेम, एक तरीके से ये बताया गया था कि देखो हमारी ही डोमिनेंस है, लेकिन हम तो कहीं है ही नहीं, और ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। तो लोग एक तरीके से उनको शॉक लग जाता है, ये बात ध्यान में जैसे आती है कि यार ये तो हम लोग तो फालतू में प्राउड फील कर रहे थे, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग पावर है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे बाल्टिक कंट्रीज जिनको आज हम बोलते हैं स्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, इन सब कंट्रीज में नेशनलिज्म का बहुत ही बोलबाला आ गया। उनको लगता था कि जो सारा का सारा रिसोर्सेज है ना वो रशिया के अंदर में खर्च किया जा रहा है, रशिया के अंदर में खर्च किया जा रहा है, भैया सब रशिया में ही खर्च कर रहे हो। बाकी जो जो क्या बोलते हैं सोवियत कंट्री थी, सोवियत कंट्री के अंदर में मान लो 15 कंट्रीज इंक्लूडेड थी, उनमें से एक था रशिया, तो सारा पैसा ऑलमोस्ट रशिया पर खर्च किया जा रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा सा ना इस बात की भी नाराजगी थी कि हमें रशिया का ना एक छोटा पिछलग्गू देश बना करके छोड़ दिया गया है, और इसीलिए वो एक इंडिपेंडेंट, एक अलग कंट्री बनना चाहते थे। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब यहाँ पर देखोगे मार्च 1985 के अंदर में देखने को मिलता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो इलेक्ट होते हैं, और फिर 1988 के अंदर में इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू होता है लिथुआनिया के अंदर में, और जो पूरे एस्टोनिया और लताविया में भी क्या होता है, ये फैल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको फिर देखने को मिलेगा 1989 अक्टूबर के अंदर में जो सोवियत यूनियन डिक्लेयर कर देता है वार्सो पैक्ट के मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, एंड बर्लिन वॉल भी क्या हो जाती है, गिरा दी जाती है 1989 अक्टूबर के अंदर में। बात ध्यान रखना, कोल्ड वॉर के अंत की शुरुआत जो है वो बर्लिन वॉल के डिक्लाइन से, फॉल से ही देखने को मिलती है। फिर फरवरी 1990 के अंदर में हमें गोर्बाचेव की जो स्टेप थी, उन्होंने गवर्नमेंट, जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी थी जो 72 साल पुरानी 72 ईयर ओल्ड जो एक तरीके से मोनोपोली चली आ रही थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो कहीं ना कहीं जो पावर थी वो किसके पास में चली गई, पार्लियामेंट ड्यूमा के पास में। मैंने एक तरीके से बाकी जो परमिट हो गई मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स की, और इस वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका कहीं ना कहीं धक्का लगा। ठीक है, 1990 के अंदर में लिथुआनिया जो था वो पहला ऐसा कंट्री बन गया जो सोवियत कंट्रीज में से निकला था, उसमें टोटल 15 रिपब्लिक्स थी इंडिपेंडेंट होने वाले, उनमें से एक सोवियत रिपब्लिक भी देखने को मिलता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। जून के अंदर में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन, अपने आप को सोवियत यूनियन से क्या कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एल्सिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और 1991 में बोरिस एल्सिन जो होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक तरीके से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर होते हैं वो कहीं ना कहीं कूप अगेंस्ट गोर्बाचेव के करते हैं 1991 में। बाल्टिक जो रिपब्लिक्स थी, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ऐसी पहली यूएस की यूएन मेंबर बन जाती है, और बाद में इन्होंने नेटो भी ज्वाइन कर लिया। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेटो किस लिए बनाया गया था, बाय द वे नेटो 1949 के अंदर में बनाया गया था। उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या था, इसका काम था कि अगर इन कंट्रीज के ऊपर, जो नेटो कंट्रीज हैं, इनके ऊपर कोई भी दुनिया का देश अगर अटैक करता है, किसी एक कंट्री पर अटैक करता है, सपोज देयर आर 30 कंट्रीज, बस 30 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी किसी ने अटैक कर दिया, दूसरे दुश्मन देश ने, तो क्या माना जाए कि पूरी 30 कंट्रीज पर क्या किया गया है, अटैक किया गया है। तो उसका 300 कंट्रीज मिल करके उस देश से बदला लेंगी। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो नेटो के खिलाफ में थे वार्सो पैक्ट में, अब यूएस के साथ में चले गए।
अब मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम हुई, फिर अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का। तो देखो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो ये था कि कोल्ड वॉर जो था, जिसकी कन्फ्रंटेशन थी, आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था, है ना, सोशल सिस्टम और कैपिटल सिस्टम के अगेंस्ट में, ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया। जो मिलिट्री स्ट्रगल थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। जो गुटबंदी थी, ब्लॉकबाजी थी, एक तरीके से कह लो कि जो ब्लॉक्स बना रखे थे पावरफुल कंट्रीज ने, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एक तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में जो पावर रिलेशन का कंसेप्ट था वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्योंकि अब बहुत सारे, जब ये कंट्रीज का डिक्लाइन होगा तो बहुत सारी नई कंट्रीज भी सामने आएंगी, और इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, कुछ समय के लिए दुनिया जो थी वो यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल गई। माने अब दुनिया के अंदर में एक छत्र राज था एक ही सिस्टम का, उसको बोलते हैं यूएस और द वेस्ट। तो यूएसए ने क्या बोलते हैं उसका राज चला। तो यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होती है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो थर्ड चीजें देखने को मिलती है कि जो सोवियत ब्लॉक था उसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, और उन बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, अब उनके ना अलग अलग इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन उनकी चॉइस थी। और इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि बाद में यूरोपियन यूनियन बना 1993 के अंदर में, 1992 में बना, सॉरी 1992 में यूरोपियन यूनियन बना, और बहुत सारे नेटो के अंदर में भी शामिल हो गए। ठीक है। और जो कंट्रीज पहले वॉर्सो पैक्ट में साथ हुआ करती थी, रशिया के साथ भी हुआ करती थी, उनमें से कई सारी कंट्रीज जो थी वो अब नेटो का पार्ट बन गई, और कहीं ना कहीं किसका पार्ट बन गई, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गई। तो ये भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें तो शॉक थेरेपी दो वर्ड से मिलकर के बना जा रहा है। देखो, शॉक एंड थेरेपी, पहले दुख देना फिर उसकी थेरेपी बताना, उपचार करना, है ना। अब 1917 से लेकर के ही, या मैं बोलूं कि 1945 से लेकर के ही वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएसएसआर के बीच में, खास करके यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जंग खाना का माहौल बना हुआ था। आइडियोलॉजिकल जंगी खाना का माहौल बना हुआ था। इस माहौल के अंदर में वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से चाहता था कि सोवियत यूनियन खत्म हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। और जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तब यही लोग ज्ञान देंगे कि हम आपको बचाना चाहते हैं। किस तरह बचाना चाहते हैं? हम आपको बताते हैं कि आप क्या करो, आप अपनी इकोनॉमी को कैसे सुधारो। जब 1991 के अंदर में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करेगा तो जो उसकी करेंसी रूबल थी वो बहुत ही डिक्लाइन कर जाएगी। ऑलमोस्ट जो उनका सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। जो उसके कंट्रीज थी, पार्टनर कंट्रीज, वो सडनली क्या हो जाएंगे, अलग होने लग जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे, ये सारी कंट्रीज इसका हिस्सा हुआ करती थी और ये सडनली क्या हो गई, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। एकमात्र रशिया यहाँ पर बचेगा। इतने बड़े कंट्री में से, इतने बड़े कंट्री में से ये सिर्फ इतना सा बचेगा। तो कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सभी तरीके से जो है वहां पर लॉस देखने को मिलेगा। और ये लॉस पहुंचाने का जो श्रेय जिसको जाता है वो किसको जाता है, वो बिना विदाउट एनी डाउट वेस्टर्न वर्ल्ड को जाता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत चालाकी से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि दुनिया को एक तरीके से धोखे में रख करके, या धोखे में कहने के बजाय मैं ये कहूँगा कि ओपनली ये सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना चाहते थे। और जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो शॉक थेरेपी हुई, और शॉक थेरेपी के अंदर में हम ये कहते हैं कि जो उनका कह सकते हो कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स करा दिया गया। और उनके जो बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, जो बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स थी, उनको औने पौने भाव में, यानी कि लिटरली गैराज सेल लगाई गई। दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल भी इसको बोला जाता है, कि उनको बिना किसी औने पौने रेट में भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को खरीदवा दिया गया। और जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र था, सरकारी व्यवस्था थी, उसको एक तरीके से बर्बाद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक शॉक थेरेपी का, इसको हम एक शॉक थेरेपी बोल देते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में, जब भी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? देखो, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि अब जो पहले सोशलाइज्ड या वेलफेयर स्कीम्स थी किसके बीच में, यूएसएसआर और उनकी यूएसएसआर एज ए सिस्टम, गवर्नमेंट, और जो उसकी पब्लिक थी उसके बीच में। यानी कि मैंने आपको बताया था, जब सोवियत सिस्टम को मैं आपको समझा रहा था कि वहां पर यूएसएसआर के अंदर में किसी भी तरीके से कोई बेरोजगारी नहीं थी। सभी लोगों के पास में खाने के लिए फूड होता था, सभी के लिए रहने के लिए शेल्टर था, एटलीस्ट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, इसको हम कह सकते हैं ये इगैलिटेरियन सोसाइटी का कंसेप्ट था। लेकिन अब
जबकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन बन गई कि जब अब यानी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वहां पर जो लोगों को वेलफेयर मिलना था वो अब वेलफेयर का काम पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया के अंदर में बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि क्राइसिस भी, पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो जाता है, या फिर जिसको कहते हैं कि मिलिट्री क्राइसिस वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। इस चैप्टर के एंड में अगर हम बात करें तो इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थी उनके साथ में हमारे कैसे रिलेशन रहे। तो चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे बाद में रशिया हो, उसके साथ में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रशिया की बात, यूएसएसआर की बात करी जा रही है। तो हमारे जो रिलेशन थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सभी तरीके से यूएसएसआर के साथ में हमारे रिलेशन हुआ करते थे। चाहे मिलिट्री रिलेशन हो, कल्चरल रिलेशन हो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो। मिलिट्री का इक्विपमेंट आज भी मोर देन 60 to 70% इक्विपमेंट आज भी इंडियन आर्मी जो है या भारत की जो फौज है, चाहे तीनों ब्रांचेस को मिला लें, ठीक है, उन तीनों ब्रांचेस में 60 to 70% जो इक्विपमेंट है वो रशियन मेड है। यानी रशिया से ही बहुत सारे वेपन्स जो है वो हमारी कंट्री में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रशियंस है ना, वो काफ़ी ओपन ना, काफ़ी बड़े दिल वाले हैं। वो इंडिया को जब भी सामान बेचते थे तो वो उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर देते थे, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसा नहीं करता था। देखो यही बात होती है, सोच सोच का अंतर होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लालची दुनिया है, क्योंकि दे बिलीव इन दी कैपिटलिज्म। उनका क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैंने ये थोड़ा कह सकते हो कि जो मैक्सिमम फ़ायदा उठाने का वो काम करते हैं हर तरीके से। और जो यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ल्ड होता है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है। तो इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर डाउट है इन केस तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।